हाय एवरीवन, मैं रोबिन शर्मा आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस वीकली करंट अफेयर्स में। आप लोगों के साथ जनवरी 2025 के पहले वीक के सवालों को और न्यूज़ को मैंने डिस्कस कर लिया था। आप लोगों को पता है कि सारी की सारी ये जो वीडियोस हैं, ये क्लासेस हैं, ये मेरे ऐप पर भी मैं आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। जो इन क्लासेस के अंदर क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, उनके क्विज़ेस भी मैं आपको अपने ऐप पर डाल देता हूँ। तो चलिए भई, हम शुरुआत करते हैं जनवरी 2025 के सप्ताह नंबर 2 में बने आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के न्यूज़ को। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा ऐप है। आगे बढ़ने से पहले इस ऐप के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इस ऐप EDU24 को आप अपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। करंट अफेयर का पूरा कोर्स, जिसमें आपकी सारी पीडीएफ, हर क्लास की वीडियो और उस क्लास में पूछे गए सवालों की क्विजेज मैं डालता रहता हूं। आगे बढ़ते हैं। इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ये कुछ मेरे कोर्सेज हैं जो कि आपको मेरे ऐप पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी हुई हैं। इसको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। आपकी आज की करंट अफेयर की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। सवाल पूछता है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मेजबान शहर इन चार विकल्प में से कौन सा है? यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 का होस्टिंग सिटी आप लोगों से पूछा गया है। देखो, शहर के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा जनवरी 8 से इसको जनवरी 10 2025 के बीच में सेलिब्रेट किया गया। आप लोगों के लिए इस दिवस का थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से थीम भी पूछे जाते हैं। तो थीम रहेगा डायस पोराज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ये आप लोगों को थीम याद रखना है इस पीबीडी यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस का। तो जो भारत का डायस्पेरा है, जो भारत के नागरिक हैं, यानी कि भारत का पासपोर्ट धारण करे हुए व्यक्ति बाहर रहते हैं, उनका भारत के डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस पीबीडी को मनाया जाता है। तो इस इवेंट का आयोजन हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी हैं, उनके द्वारा किया गया। और यहाँ पर आपसे पूछा गया था, जो होस्टिंग शहर है वो रहेगा उड़ीसा का भुवनेश्वर। तो 9 जनवरी को ना, जो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, उसके प्रेसिडेंट आए हुए थे। होता क्या है, ऐसे बड़े इवेंट में जो बाहर के मुख्य अतिथि आते हैं, उनका नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम है क्रिस्टीन कार्ला। क्रिस्टीन कालरा। तो इनके साथ मिलकर इसका उद्घाटन किया था हमारे मोदी जी ने। और लगभग 50 से ज्यादा जो देशों के अंदर हमारे देश का डायस्पेरा है, उनके मेंबर्स ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। सवाल में होस्टिंग सिटी का नाम पूछा गया था, वो इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को इसका जो थीम है वो भी आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोग बोलोगे कि सर जी, इस प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया क्यों जाता है? तो आपको पता है ना, 10 जनवरी 1915 को हमारे गांधी जी आए थे। कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उसी को कमेमोरेट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ अपना रुख करेंगे। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना को शुरू किया? अलग अलग राज्यों के द्वारा लॉन्च करी गई आपकी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाम क्या है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा। अब सरकार का नाम आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो जो एसटी स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनको एजुकेशन प्रमोट करना। यानी कि इस स्कीम के अंदर इनका उद्देश्य ये है कि भाई, जो स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हैं और वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो उनको इंसेंटिव दिए जाने की बात हो रही है। 5,000 इंसेंटिव उनको दिया जाएगा, सो दैट कि वो स्टूडेंट्स, एसटी स्टूडेंट्स
अपनी क्लास 9 और क्लास 10 के अंदर अच्छे से इनरोल कर सकें। तो ये जो स्कीम लॉन्च करी गई है, इसको लॉन्च किया गया उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा। राज्य के जो ये बच्चे हैं एसटी कैटेगरी के आने वाले, इन बच्चों के खातों में 5,000 रुपए की ये राशि को क्या करा जाएगा, डाला जाएगा। ठीक है, सो दैट कि उनको प्रोत्साहित किया जा सके शिक्षा की तरफ। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। सवाल पूछता है कि पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती को मनाता है? तो हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने लॉन्च किया था इस पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम को। तो हमारी जो एनसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू इसके अंदर शामिल है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लोकसभा सेक्रेटरीट है, उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर मनाई जा रही है 150वीं जयंती। ये एक ट्राइबल लीडर हुआ करते थे, नाम सभी को पता होगा, भगवान बिरसा मुंडा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता। तो लगभग 500 से ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव महिलाएं हैं शेड्यूल ट्राइब से, हमारे अलग अलग राज्यों से, उनको लाया गया पार्लियामेंट तक। और मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसी महिलाओं को एम्पावर किया जाए, उनको नॉलेज दी जाए कि भाई देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो किस प्रकार से हैं, पार्लियामेंट यानी कि संसदीय प्रणाली किस प्रकार से चलती है, जो हमारी गवर्नेंस चलती है वो किस प्रकार से चलती है। तो 150वीं जयंती थी, बिरसा मुंडा की जयंती थी, उस उपलक्ष्य में इस पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया गया। किसने लॉन्च किया वो भी मैंने आप लोगों को बताया। आगे बढ़ता है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछता है बनिहाल बाईपास जिसको खबरों में देखा गया, बताइए कि कौन से राज्य से ये आपका संबंधित है। अब देखो आप लोगों से ऐसे जो बाईपास या फिर कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारे देश के अंदर होती है उसके बारे में पूछ लेते हैं कि वो कौन से राज्य में है। लेकिन चर्चा में इसलिए थी कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की। उन्होंने 2.35 किलोमीटर का ये बनिहाल बाईपास, जो कि कौन से हाईवे पर आता है, NH 44 पर आता है, इसके कंप्लीशन को, इसके खत्म होने को अनाउंस किया। कहां पर किया? जम्मू एंड कश्मीर में किया। ठीक है, तो काफी बड़ी लागत से ये आपका जो बाईपास है इसको बनाया गया है। और जो रोड साइड में बहुत ज्यादा कंजेशन नहीं देखने के लिए मिलता है, जो ढलान वगैरह होता है वहां पर ट्रैफिक स्लो होता है, तो ट्रैफिक स्लो को ये क्या करेगा, बढ़ावा देगा। मतलब ट्रैफिक जो स्लो होता था उसको स्मूथ बनाएगा। ठीक है, जो ट्रेवल टाइम होता है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा, तो इसलिए इस आपका चर्चा में था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि किस मंत्रालय ने सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल को शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव? आप लोगों को पता है कि कोई भी मंत्रालय हो, अगर किसी भी आपके इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को वो शुरू करते हैं तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ जब हम देखते हैं तो इन्होंने इसको लॉन्च किया। कहां पर लॉन्च किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक समारोह होता है, उसको कहा जाता है संपारण समारोह, यहां पर लॉन्च किया गया। तो ये जो प्रोजेक्ट है सशक्त बेटी, इसमें जो ऑर्फन्ड या फिर सिंगल पेरेंट फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जिनके ऐसे परिवार है जिनकी उतनी आय नहीं है, लगभग 4 लाख से उस परिवार की आय जो है वो कम है, उनको लैपटॉप प्रोवाइड करता है। तो ऐसी कई सारे यहाँ पर इन इनिशिएटिव्स के अंदर कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। ऐसे ही ये जो मैंने आपसे ई दृष्टि की बात करी है, ये ऐसे स्टूडेंट जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, जिनको आंखों में इश्यूज हैं, उनको टैबलेट्स प्रोवाइड करता है सो दैट कि अपनी रिसर्च कैपेबिलिटीज को वो इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, आगे की तरफ आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है? ब्रिक्स एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन का। सॉरी, ब्रिक्स की बात अलग हो रही है। ठीक है, तो ब्रिक्स क्या है? आपकी एक अलग इंस्टीट्यूशन है ये,
जिसमें आपके कई सारे स्टेट्स और कई सारे कंट्रीज शामिल हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है कि कौन से कंट्री ने जनवरी 2025 के अंदर ऑफिशियली इसको ज्वाइन कर लिया। मेरे दिमाग में आ गया था ब्रेग्जिट। तो इंडोनेशिया आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन किया है ब्रिक्स ब्रिक्स को एक फुल मेंबर के रूप में। तो याद रखिएगा, ये ब्राजील ने अनाउंस किया है। तो इंडोनेशिया ने अपनी जो मेंबरशिप है उसको एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक स्टेप बताया है। डेवलपिंग नेशन के साथ मिलकर अपने देश की उन्नति में ये सहयोग करना चाहते हैं। और आपको पता है, इंडोनेशिया की जब बात होती है तो ये फोर्थ नंबर पर आता है इसमें, पॉपुलस कंट्री में, यानी कि जनसंख्या दृष्टिकोण से चौथे नंबर पर आता है। तो आप लोगों को पता है कि जब ब्रिक्स की बात होती है तो ये किस पर बात करता है कि भाई ग्लोबल साउथ में जितने भी देश हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। तो इन्होंने अपनी मेंबरशिप को एक्सटेंड किया था कि भाई नए देश इसके अंदर जुड़े। ना सिर्फ इंडोनेशिया, और भी कई सारे देशों को इसके अंदर जोड़ा गया है, जैसे कि इजिप्ट का नाम आप लोगों को याद रखना है, आपको इथोपिया का नाम याद रखना है, आपको ईरान का नाम याद रखना है, आपको यूएई, इन देशों का भी नाम याद रखना है जिनको नए मेंबर के रूप में इसके अंदर शामिल किया गया था कि भाई इन देशों को शामिल करके भी डेवलपिंग नेशन के अंदर इनके इन्फ्लुएंस को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, किस दिन को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। तो डे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो चलो हम जान ही लेंगे। इस दिन को चुना गया कि भाई जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने युद्धों में, जिनके पेरेंट्स ने अपने आप को इन्वॉल्व रखा था और उनकी जान चली गई, तो उन बच्चों ने जो भी स्ट्रगल किया है उसको हाईलाइट करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने लाने के लिए। तो ये जो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वॉर वगैरह होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर पॉवर्टी की वजह से बच्चों को इश्यूज आते हैं, उनको इश्यूज को कंसीडर करने के लिए, उन इश्यूज को साफ करने के लिए, उन इश्यूज को खत्म करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट है, जहां पर बहुत सारे बड़े नंबर में बच्चों को यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ये 6 जनवरी को याद रखिएगा आप लोग, वर्ल्ड डे ऑफ वो ऑर्फन वॉर ऑर्फन्स, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे की तरफ आएंगे। दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपको पता है, ये जो रैंकिंग वगैरह वाले सवाल आते हैं वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंडिया आएगी इसमें थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क में। इसके बाद चाइना इसमें पहले पर है, और सेकंड पर कौन है, यूएस, और फिर आएगा हमारा इंडिया। फर्स्ट, सेकंड एंड इंडिया थर्ड नंबर पे। तो इंडिया का जो मेट्रो नेटवर्क है वो आप ऐसे मान लीजिएगा कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर डेली ट्रैवल करता है मेट्रोस के अंदर। चौथे नंबर पर कौन आता है, इंडिया ने अभी हाल ही में ना जापान को सरपास किया था, तो जापान चौथे नंबर पर खिस गया इसमें। आप लोगों को पता है कि मेट्रो का डेवलपमेंट भारत के अंदर कब शुरू हुआ था, 1969 में शुरू हुआ था। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट था उसको हाल ही में भी मोदी जी ने भी इनॉग्रेट किया था। बहुत पहले से है, लेकिन नए नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं ना। लगभग 12,200 करोड़ का दिल्ली के अंदर एक नया प्रोजेक्ट जनवरी 5 को मोदी जी ने भी लॉन्च किया था। तो इससे ये एक नया डेटा सामने निकल कर आया जिसमें भारत स्टैंड करता है अब तीसरे नंबर पर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछता है कि मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। तो झारखंड राज्य, तो चलो आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। इन्होंने लगभग 1500 करोड़ का ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें लगभग 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना के तहत फायदा दिया जाएगा। तो ये इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, वही कि जो महिलाएं हैं उनको एजुकेशन, हेल्थ, ऐसी जो चीजें हैं उनकी जो डेली जरूरतें हैं उनको प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर झारखंड राज्य के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछता है कि कौन सा राज्य 74वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेजबान है।
74th एडिशन है, सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप है। कौन से राज्य के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करा जा रहा है? तो जो हमारे गुजरात राज्य की स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन है, इन्होंने किसके साथ मिलकर? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है। तो ये याद रखिएगा, गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? तो याद रखिएगा भवाननगर, भवानगढ़, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। लगभग 900 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इवेंट है। और आपको पता है कि इंडिया का जो लक्ष्य है वो क्या है? 2036 के ओलंपिक्स को आयोजित कराया जाना। तो इसके लिए ये ऐसे कई सारे वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इवेंट को शामिल कर रहे हैं, उनको आयोजित कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। कल्पेनी द्वीप जिसको खबरों में देखा गया, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर नजर आता है? तो देखो, जो तैराक होता है ना, यानी कि जो डाइवर्स होते हैं, जो चीजें वगैरह ढूंढते हैं, तो कुछ डाइवर्स ने इस कल्पेनी आइलैंड के ऊपर काफी पॉसिबल रैकेज को डिस्कवर किया है, जो कि लगभग 17 से 18th सेंचुरी का है। और किसका है ये? यूरोपियन पनडुब्बी, एक वॉरशिप था, उसका इस रैकेज को इन्होंने ढूंढा है। तो चर्चा में था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ढूंढा गया लक्षद्वीप में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया ये कल्पेनी आइलैंड जो चर्चा में था वो कौन से हमारे देश के स्टेट या फिर यूटी के अंदर है? तो लक्षद्वीप इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल पढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के नए स्पेस सेक्रेटरी और चेयरमैन। तो ये जो अपॉइंटमेंट वाले सवाल होते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसमें आपको याद रखना है वी नारायण जी को। तो इनको यहाँ पर इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले कौन थे? सभी को पता है, एस सोमनाथ जी इसरो के चेयरमैन थे। तो आप लोगों के ये पक्का एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये काफी बड़ा नाम है ये। इससे पहले काफी इनका योगदान रहा है इसरो के अंदर। जैसे कि 1984 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जहां पर हमें क्या चाहिए था? प्रोपल्शन इंजन चाहिए था। उस इंजन के एक्सपर्ट के रूप में इनको जाना गया और कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर भी इन्होंने काम किया है। तो याद रखेंगे वी नारायण। अगला सवाल, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी सवाल को हल्के में नहीं लेना है। किस मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को शुरू किया है? तो इस मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम को किसके लिए? जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स है उनके लिए इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये जो स्कीम है ना, ये कवर करेगी जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं मोटर व्हीकल्स से, उसको आईटी प्लेटफॉर्म पर ये इंप्लीमेंट करेंगे, जहां पर उसमें एनएचए सिस्टम या फिर एक और सिस्टम है ईडार सिस्टम, इसके साथ ही इंटीग्रेट करेंगे। इसको चंडीगढ़ से इन्होंने शुरू किया है। मिनिस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व है वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। टिपेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अब हम इसको क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये चर्चा में था। एक ना मेल टाइगर, ठीक है, जो कि इसी सेंचुरी से आपका रिलेटेड है, वो लगभग 500 किलोमीटर ट्रेवल करता है। कहां पर? सोलापुर तक। तो 500 किलोमीटर ट्रैवल करके, इतनी लंबी जर्नी ट्रैवल करके वो पहुंचा, उसको वहां पर देखा गया। तो याद रखिएगा, ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। और कई सारे इसको रीजन दिए जा रहे हैं। इसको एक और नाम दिया जाता है, इस टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ग्रीन ओसिस के नाम से जाना जाता है। ग्रीन ओसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। कई सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स इस आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आसपास से होकर गुजरती हैं, जैसे कि पूर्णा रिवर का नाम याद रखिएगा आपने, कृष्णा रिवर के बारे में सुना होगा, या फिर भीमा, ऐसी इंपॉर्टेंट रिवर, इवन ताप्ती, ये सारी की सारी रिवर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास से होकर गुजरती हैं। तो एंशियंट जो लावा एक्टिविटी हुआ करती थी उस बजाल्ट रीजन के पास में ये आपको
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर ये लोकेटेड है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल पूछता है कि ट्विगस्टेट क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया? क्या? ट्विग स्टेटस। तो कई सारे रिसर्चर्स ने इंट्रोड्यूस किया किसको? इसी आपके ट्विग स्टेट्स को। ये क्या है? एक टूल है जिसमें जो टाइम स्ट्रेटिफाइड एंसेस्ट्री एनालिसिस है उसको किया जाता है। ये एक नेचर स्टडी है, नेचर स्टडी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल पावर होती हैं या फिर जो एंसेस्ट्री स्टडीज में कोई त्रुटि, कोई एरर आती थी, उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। जैसे कि सी प्लस प्लस का इसके अंदर ये यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को इसके अंदर ये काम करा रहे हैं। तो टाइम स्ट्रेटिफाइड एंसेस्ट्री एनालिसिस टूल है ये आपका। नाम याद रखिएगा, ट्विगस्टेट्स, चर्चा में था। हिस्टोरिकल पीरियड को एनालिसिस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। आगे की तरफ आएंगे। अगला सवाल है, किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट को जारी किया? तो देखो, आप लोगों को पता है एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंपॉर्टेंट, बिग डेटा, इनके द्वारा जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कई सारी अपनी टिप्पणियां इस आपकी रिपोर्ट के अंदर करी हैं कि भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स कौन सी हैं। लगभग 1000 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज से इन्होंने डेटा लिया है और फिर इसको कंपाइल करके इस रिपोर्ट के अंदर डाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। कौन कौन सी वो जॉब्स हैं जो कि डिस्प्लेस हो जाएंगी, नेट इंक्रीज कितना होगा नई जॉब्स के अंदर, तो ये सारे डेटा इस रिपोर्ट के अंदर दिए हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको जारी कौन करता है, तो इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, फ्लैमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो आप लोगों को पता है कि हर राज्य से रिलेटेड आपके जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे होते हैं वो आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ये फ्लैमिंगो फेस्टिवल वापस आया कहां पर? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। तो 4 साल के गैप के बाद वापस आंध्र प्रदेश के अंदर इस फ्लैमिंगो फेस्टिवल को दोबारा से सेलिब्रेट किया गया। इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, उनके अराइवल को सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशली इसमें ना एक फ्लैमिंगो पक्षी होता है, उसके आने को इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, एक ना बर्ड सेंचुरी है, वो बर्ड सेंचुरी का नाम क्या है? नेलापट्टू, नेला पट्टू बर्ड सैंक्चुरी। ये कहां पर है? ये पुलिकट, पुलिकट लेक पे भी आपका फ्लैमिंगो जो बर्ड्स होती हैं वो आती हैं, और ये नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी जो यहाँ पर भी आती हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल आप लोगों के पूछ ले जाते हैं। कौन सा राज्य के अंदर इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर इस फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 को सेलिब्रेट किया गया। कई सारी एक्टिविटीज इसके अंदर होती हैं, जो इको फ्रेंडली बायोडाइवर्सिटी सेशंस होते हैं उनको आयोजित कराया जाता है। कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, तो याद रखिएगा इसमें, ठीक है। अगला सवाल आपसे देखिए क्या पूछ रहे हैं कि भारत की पहली वाणिज्यिक उपयोगिता स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस स्थान पर स्थित है? यानी कि इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी जगह पर लोकेटेड है। तो ये क्या है? ये इंडिया का पहला कॉमर्शियली यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोर सिस्टम है, जो कि मार्च 2025 में इसको लाइव किया जाएगा। इसकी लोकेशन आप लोगों को ये याद रखना है, ये साउथ दिल्ली की एक विलेज है जिसका नाम है किलोकरी। तो ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। तो अच्छा है। और ये जो BESS है, ये एक 20 मेगावाट, 40 मेगावाट आवर बैटरी क्लस्टर है, जो कि राजधानी पावर लिमिटेड BSES है ना,
उसका एक भाग है। तो यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर लगभग 4 घंटे पावर बैटरी के चार्जिंग के अंदर दिए जाएँगे, उससे संबंधित ये था। लोकेशन आप लोगों के लिए बन सकती है, वो मैंने आप लोगों को बताया। किलकुरी साउथ दिल्ली के अंदर एक गाँव है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? आप लोगों को पता है 10th जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट होता हुआ देखते हैं, जहां पर हिंदी को ग्लोबली उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट करके सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहली बार इस वर्ल्ड हिंदी डे को 2006 के अंदर कमेमोरेट करने के लिए पहली बार इसका आयोजन कराया गया था। आप लोगों से जब ये सवाल पूछे जाते हैं ना, तो एक और सवाल पूछा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब कराया गया था? 1975 में कराया गया था। कहां पर कराया गया था? नागपुर में कराया गया था। ये वर्ल्ड की पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया था। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो यही है कि भाई हिंदी को एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट किया जाए और इसका यूज हो वर्ल्ड वाइड, उसको कहीं ना कहीं इंकरेज किया जाए। तो जो थीम यहाँ पर इन्होंने पूछा है वो है ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। याद रखेंगे इसको। तो ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ ले जाता है। अच्छा, ये तो इन्होंने वर्ल्ड हिंदी डे आपसे पूछ लिया। अगर मैं पूछूं नेशनल हिंदी डे, बताइए भाई ये कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है आपका सितंबर, कब? 14 को। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है, जो कि हमारी हिंदी को जब इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था ना, कब? 1949 में, उसको कमेमोरेट करता है। याद रखेंगे। तो ये जो वर्ल्ड हिंदी डे है, इसका जो फोकस है वो इंटरनेशनल प्रमोशन करना है आपके इस हिंदी लैंग्वेज का। याद रखेंगे। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ आएंगे। इस संस्था ने आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एक एनीमिया फोन टेक्निक को विकसित किया है। तो भाई आपके ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल बनते हैं, उस क्षेत्र से आपका ये सवाल निकलता है। तो इसका नाम क्या है? एनीमिया फोन। इसको डेवलप किया गया है एक यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कर्नल यूनिवर्सिटी के रूप में नजर आती है। अभी ये हमारा जो आईसीएमआर है, आईसीएमआर मतलब जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अब ये जो आपका एनीमिया फोन है, ये हमारे आईसीएमआर के प्रोग्राम फॉर एनीमिया का भी एक पार्ट है, जहां पर महिलाओं की हेल्थ, जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ होती है, उससे संबंधित बातें करता है। तो एक अच्छा सवाल है। ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, किसने किया है, वैसे सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि भारत और विदेशों में शोधकर्ताओं के लिए जीनोम डेटा को सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है? अगर हमारे देश की सरकार किसी भी इंपॉर्टेंट पोर्टल, एप्लीकेशन, वेबसाइट को लॉन्च करती है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया ने लॉन्च किया है इस आईबीडीसी को। आईबीडीसी यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर को। इसमें लगभग 10,000 जो होल जीनोम सैंपल है उसको ग्लोबली एक्सेस कराया जाएगा। तो ये जो डेटा सेट है, ये कहीं ना कहीं जीनोमिक्स के अंदर जो एडवांसमेंट है उसको बढ़ावा देता है। जो पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर है, मेडिसिन का क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देता है। तो याद रखिएगा, पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसको एक्सेस कराने के लिए किया गया है और किसने लॉन्च किया है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सवाल, जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल फिलहाल में इंटरनेशनल न्यूज में अगर किसी व्यक्ति को किसी भी बड़े देश का राष्ट्रपति या फिर हेड चुना जाता है, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी सवाल को ये हो सकता है आपसे घुमाकर पूछ लें कि भाई हाल ही में लेबनान के अंदर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव किया गया। तो लेबनान की आर्मी के ये चीफ है, जिनका नाम क्या है? जोसेफ आउन। इनको 9 जनवरी को राष्ट्रपति चुना गया था। तो काफी टाइम से लेबनान के अंदर ये वैकेंसी खाली पड़ी हुई थी, उस पद को इन्होंने फिर भरा। इनके जो इलेक्शन है वो जो हजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस करने की बात करता है, जो इसराइल के साथ वॉर के अंदर आपका इन्वॉल्व है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज इंटरनेशनल लेवल से अगर बने, तो आप लोगों को याद रखना है जोसेफ ऑन यहाँ पर नाम था।
आगे की तरफ आएंगे, अगला सवाल देखिए। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना, पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण और हुनर को शुरू किया है? तो भाई इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने पूछा है कौन सी वो स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने पार्थ योजना, विच स्टैंड्स फॉर पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, तो इसको लॉन्च किया गया है भाई मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो जो यूथ है, जो युवा हैं, उनको आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर अगर अपना कैरियर बनाना है तो उनको ट्रेनिंग करने के लिए ये आपका लाया गया है। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनके द्वारा इस स्कीम को अनवील किया गया। एक इनका स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल होता है वहां पर। वो पैट्रोटिज्म की यानी कि देशभक्ति की भावना को जागृत करना, जो जो स्टूडेंट्स या फिर यंग लोग होते हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट लेकर आना। कई सारी ट्रेनिंग इसके अंदर लाई जाएंगी, जैसे कि जनरल नॉलेज को बढ़ावा देना, मैथमेटिकल स्किल्स को बढ़ावा देना, इंग्लिश लैंग्वेज पर आप लोगों की पकड़ होना, इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। कई सारे इसके डिविजनल लेवल ट्रेनिंग सेंटर्स ये खोलेंगे। तो याद रखिएगा पार्थ योजना का संबंध कौन से राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछता है कि किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना सेना भर्ती को शुरू किया है? यार मैं इसमें सवाल अपडेट करना भूल गया क्या? अच्छा, ये हिंदी में यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ भाई, ये हिंदी यहाँ पर ऐड नहीं हो पाया है। सवाल पूछ रहा है कि कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट। तो भाई ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट। तो इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हाल ही में। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके ग्रो होने की प्रोजेक्शन इन्होंने कितनी दी है? 6.6% दी है 2025 में। अब हो सकता है कि आप लोगों से यही सवाल पूछ लें भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से ग्रो करेगी 2025 में? और 2026 की भी इन्होंने आंकड़े दिए हैं कि 2026 में 6.7% की ग्रोथ से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। पब्लिक सेक्टर का जो रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, उन सभी बातों को ये आपकी रिपोर्ट जाया करती है। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ये हमें याद रखना है। आगे की तरफ आएंगे भाई। अगला सवाल पूछता है कि खबरों में छाया माउंट इबू किस देश के अंदर लोकेटेड है? माउंट इबू जिसको न्यूज में देखा गया, बताइए कौन से देश के अंदर लोकेटेड है? तो ये क्या है भाई? ये एक एक्टिव स्ट्रावो वोल्केनो है। एक्टिव स्ट्रावो वोल्केनो, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है इंडोनेशिया में। तो ये इरप्ट हुआ था, अभी इसका इरप्शन हुआ था भाई, इसलिए चर्चा में था। लगभग 3 किलोमीटर ऊपर तक के क्लाउड्स इसकी वजह से आपके वहां पर जनरेट हुए। तो याद रखिएगा ऐसे जो इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल वोल्केनोज या लोकेशंस होती हैं जिनकी आप चर्चा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देखते हैं, वो हमसे सवाल के रूप में ये लोग पूछ लेते हैं। याद रखेंगे इस बात को। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल पूछता है कि राष्ट्रीय मंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी कंट्री कंट्री होस्ट कर रही है 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ऐसे होस्टिंग वगैरह वाले जो आपके सवाल बनते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये 28वीं कॉन्फ्रेंस है, ये भी याद रखना है। CSPOC की 28वीं बैठक है। 2026 के लिए इसका होस्ट करेगा कौन? हमारा देश भारत। तो हमारे जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई इसका आयोजन हमारे देश के अंदर कराया जाएगा। जो ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसके अंदर कई सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया जाएगा, जो सोशल मीडिया जैसी बातें हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, और जो पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस है यानी कि संसदीय आपकी प्रणालियां हैं उनका रोल किस प्रकार से होता है उसकी बात करी जाती है। तो भारत इसको होस्ट करेगा, ये सवाल आप लोगों के पेपर में आ सकता है। अगला सवाल देखेंगे। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किस मंत्रालय की एक इनिशिएटिव है?
तो ये जो प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.A है, इसने नेशन वाइड बहुत बड़ा रिस्पॉन्स रिसीव किया और इसको हमारे जो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस है उसके अंदर इन्वॉल्व करने की बात है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका उद्देश्य है कि जो हमारे देश के अंदर गैलेंट्री अवॉर्डीज है, यानी कि जिनको बहादुरता के क्षेत्र में अवार्ड मिले हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज है, उनकी अवेयरनेस को लोगों के सामने लेकर जाने की बात करता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर कराएगा कि भाई देखो इस प्रकार के देशभक्त हमारे देश के अंदर लोग हुआ करते थे। तो ये देशभक्ति की जागरूकता को स्टूडेंट्स के अंदर स्थापित करेगा। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या है, एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, चर्चा में था। अगला सवाल देखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को किस भारतीय नेता की स्मृति में बनाया जाता है? तो जनवरी 12, इसकी हम बात कर रहे हैं नेशनल यूथ डे की। आप सभी को पता है कि हर साल नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन होता है। इस साल नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है जनवरी 10 से जनवरी 12 के बीच में। कहां पर? हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली में। कहां पर? भारत मंडपम में। तो जिस व्यक्ति की बर्थ एनिवर्सरी को ये मनाने के लिए किया जाता है वो थे स्वामी विवेकानंद जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है और इस फेस्टिवल के अंदर कई सारे कल्चरल इवेंट होंगे। जो युवा हैं उनकी कई सारी कन्वेंशन आपके एग्जीबिशंस होंगे, एडवेंचर एक्टिविटीज होंगी। तो ये भारत मंडपम के अंदर इसको आयोजित कराया जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के हैप्पी बर्थडे 12 जनवरी को ऑनर करने के लिए। उनकी जो लेगेसी थी यूथ को एम्पावर करने वाली, उसको मनाने के लिए भारत हमारा सेलिब्रेट करता है। आगे की तरफ आएंगे। अगला सवाल देखिए। डेजर्ट नेशनल पार्क बताइए कौन से शहर के अंदर लोकेटेड है? तो हुआ क्या, एक ग्रुप ऑफ 12 इंडेंजर्ड, इसका जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उनको रिसेंटली स्पॉट किया गया इस डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर, और ये आता है आपके राजस्थान में। अब राजस्थान के किस जगह पर है ये? तो ये पड़ता है भाई जैसलमेर के अंदर। तो जो आपके डेजर्ट नेशनल पार्क के कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उसको बूस्ट करने के लिए उनके कई सारे इनिशिएटिव्स रहे, इसकी वजह से ऐसे कोई कोई इवेंट हमें देखने के लिए मिलता है। तो हमारे लिए ऐसे जो पार्क है उनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडिया के लार्जेस्ट नेशनल पार्क में से ये आपका एक है। बहुत ज्यादा एरिड रीजन है, एनुअल रेनफॉल बहुत कम इस वाले रीजन में होता है। तो याद रखेंगे जैसलमेर के अंदर राजस्थान में ये आपका लोकेटेड है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछता है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया, यानी कि एनआरटी और एनएस। एनआरटी यानी कि नेशनल रिवर ट्रैफिक, और एनएस मतलब नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया। इसको लॉन्च किया गया भाई जनवरी 11 2025 को। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, उन्होंने इसको लॉन्च किया। कौन है वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन है। तो यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि भाई जो एफिशिएंट ऑपरेशन है इंडियन वेसल्स के, उनको से उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना। तो यहाँ पर इसको लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको लॉन्च किया। तो भाई ये था आपका आज का डिस्कशन, जिसके अंदर मैंने आपसे 7 जनवरी से 13 जनवरी तक के जो करंट अफेयर न्यूज है उनको डिस्कस किया। डेली करंट अफेयर डिस्कस करना टाइम पास जैसी बात हो जाती है, वीकली करंट अफेयर बेस्ट है। सारे इंपॉर्टेंट उस वीक के अंदर जो न्यूज बनते हैं वो आपके साथ आकर डिस्कस कर लिया जाता है, और आप लोगों का समय भी बचता है, और इंपॉर्टेंट जो न्यूज होती है वो भी आप लोगों के हाथ में आ जाती है। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इस सेशन के बाद मैं वहां पर क्लास की पीडीएफ को डाल दूंगा। इस क्लास के आंसर्स की पीडीएफ के साथ आपको मैं कंप्लीट जो पीडीएफ है वो मेरे इस ऐप EDU24 पर करंट अफेयर का कोर्स मिल जाएगा, उसमें मिल जाएंगी। क्लास की वीडियो भी मिल जाएगी वहां पर, और क्लास की सवाल जो हमने किए हैं उनको क्विज के रूप में भी आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है।
बाकी ये मेरे 4 कोर्सेज़ हैं मेरे ऐप पर अवेलेबल। कंप्लीट इंग्लिश अगर आपको करनी है, कंप्लीट मैथ आपको कवर करना है, कंप्लीट रीजनिंग या फिर कंप्लीट जीके, मेरे ऐप पर जाइए और इन चारों के चारों कोर्सेज़ को एक्सेस करके किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सो दैट कि हर वीडियो की नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। बेल घंटी-वंटी सब बजा देना आप, ठीक है? तो थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय।